Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome to all in my YouTube channel G Physics with R Ohit. तो आज का हमारा चैप्टर 10 का 6 लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग पिछले लेक्चर पे चर्चा कर चुके हैं और पिछले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो वहां पर जाकर क्लिक कर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं रूल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हीं रूल की मदद से हम लोग आगे स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखते हैं तो उसका इमेज हमको कहाँ पर मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग को समझ में आएगा। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए टोटल हम लोग 4 रूल पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट रूल है आपका यहाँ पर देख सकते हैं एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर बोलने का मतलब ये है जो इंसिडेंट रे है या आपतित किरण है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो कहाँ से मूव करती है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, जैसे कि आप ये नीचे दिए हुए फिगर में देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शंस के बाद ये हमेशा कहाँ से गुजरती है, फोकस पॉइंट से जाती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्केव मिरर के केस में कोई भी इंसिडेंट लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शंस के पश्चात हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो कोई भी लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात ये हमें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आभास होता है। एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो जाता है यहाँ से रिफ्लेक्शन के पश्चात, ठीक है। जैसे कि सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एरो गलत लग गया है, यहाँ पर एरो का निशान कुछ ऐसा होगा, ओके। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम लोग इसको वापस पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें ये पॉइंट जो है कहाँ पर मिलता है, फोकस पॉइंट पर मिलता है। तो ये क्या है, ये इमेज फॉर्मेशंस के लिए स्फेरिकल मिरर का फर्स्ट रूल है, तो ये रूल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। यदि हमारा इंसिडेंट रे है डायरेक्ट फोकस से होते हुए पास हो तब हमको रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिलेगा, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट अगर फोकस से होकर जाती है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे फिगर में। सेकंड लिखा हुआ है इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इंसिडेंट रे विच अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही चीज़ हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हो। ये हमारा इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर फोकस से होकर जाता है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। कौन, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कौन सा केस है, ये कॉन्केव मिरर का केस है। ये कौन सा केस है, कॉन्केव मिरर का केस है। इसी प्रकार आप लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हो, ये जो है कॉन्वेक्स मिरर का केस है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर कोई भी लाइट जो है अगर हम लोग ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब ये जो फोकस पॉइंट है उसी के स्टेट में अगर हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ कि नहीं, तो यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कर्वेचर ऑफ पॉइंट है, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है ताकि हमको ये पता चले कि कोई भी लाइट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इंटर कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट एंगल कितना है और उनका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो यहाँ पर आई हमको इंसिडेंट एंगल मिल जाता है और आर जो है रिफ्लेक्टेड एंगल मिल जाता है। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड रूल है। इसी प्रकार हम लोग थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है,
एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि इंसिडेंट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से गुजरता है तब वो रिफ्लेक्शंस के पश्चात कहाँ जाता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन। अगर हम लोग कॉन्केव मिरर के केस की बात करें तो कोई भी लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से अगर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है, जैसे कि आप लोग ये इसमें देख सकते हो इस वाले फिगर में। सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअल में स्ट्रेट होगा ऐसे, है ना। इंसिडेंट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से जा रहा है और इसी पाथ में रिफ्लेक्शंस के पश्चात ये वापस हो जा रहा है। तो यही है थर्ड रूल। तो थर्ड रूल को याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात उसी पाथ से वापस लौट जाती है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में भी वही केस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी की स्टेट में अगर हम लोग किसी भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात ये उसी पाथ में वापस लौट जाती है। तो यही क्या है, थर्ड रूल है। आगे जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये सारा रूल। ये रूल आपको बस याद रखना है, आगे जब हम लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन में तो और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखते हैं फोर्थ रूल। ये स्फेरिकल मिरर के इमेज फॉर्मेशंस के लिए लास्ट रूल है, जो कि ये बोलता है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर। यदि कोई भी लाइट जो है किसी भी मिरर के, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर वो सीधा पोल में इंसिडेंट करवाते हैं, जो पोल पॉइंट होता है उसका, उसमें इंसिडेंट करवाते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ कॉन्केव मिरर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पाथ सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में ये बोला जा रहा है कि जिस एंगल से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं पोल पॉइंट के ऊपर, उतने ही एंगल से वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। किसमें, कॉन्केव मिरर के केस में। इसी प्रकार अगर हम लोग सेकंड केस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अ रे ऑफ लाइट एट द पोल गेट्स रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द पाथ सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम केस इसमें भी हमको मिलता है, जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या मिल जाता है, इक्वल मिल जाता है। जैसे कि ये नीचे दिए हुए फिगर में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये कॉन्केव मिरर का केस है, ये कॉन्केव मिरर का केस है, और यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है। ओके, इसमें आप लोग देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा पोल पॉइंट है, ये आई एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है और आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसको हम लोग देख सकते हैं आई जो है आर के इक्वल है। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो ये इंसिडेंट रे है और ये आई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, और ये पोल पॉइंट पे स्ट्राइक होने के बाद ये आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर जो स्फेरिकल मिरर के लिए जो रूल की हमको ज़रूरत पड़ती है कि रे को हम लोग कहाँ से इंसिडेंट करवाएं तो वो रिफ्लेक्शंस के पश्चात कहाँ से होकर जाता है, तो ये सारा चीज़ हमको इन्हीं 4 रूल से पता चलता है। अब आगे देखते हैं इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए स्फेरिकल मिरर के अंदर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए देखेंगे कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप लोग याद रख सकते हैं, या नीचे मैं फिगर के द्वारा भी इसको एक बार समझा दूंगा तो उसके थ्रू आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहाँ पर रखे हैं ये उसकी पोजीशंस को डिफाइन करेगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ द इमेज, यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज या उसका फोटो हमको कहाँ पर दिख रहा है। साइज ऑफ द इमेज, जो इमेज बन रहा है उसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज का सेम है या उससे छोटा है या बड़ा है या पॉइंट साइज है, ये हमको यहाँ पर पता चलेगा। नेचर ऑफ द इमेज, इस टेबल के माध्यम से इस पॉइंट में हमको ये पता चलेगा हमको जो इमेज मिल रहा है वो एक्चुअल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज या इन्वर्टेड इमेज, तो वो हमको इस पॉइंट से पता चलेगा। चलिए तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। अगर हमारा इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, हमारा मिरर जो रखा हुआ है उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, मतलब इतने डिस्टेंस पर है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशंस में हमको इमेज कहाँ पर मिलेगा, तो उस सिचुएशंस में इमेज हमको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा फोकस पॉइंट पर। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ए बी, ये देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एक कॉन्केव मिरर है।
क्या है, ये एक कॉन्केव मिरर है और इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल कोई लाइट जो है यहाँ पे आ रही है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा, कोई भी लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात वो कहाँ से जाता है, कहाँ से गुजरता है, तो वो फोकस पॉइंट से गुजरता है। देखो फोकस पॉइंट से जा रहा है कोई भी लाइट, जैसे कि ये वाला लाइट भी या रे जो है पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है और रिफ्लेक्शंस के पश्चात ये भी पॉइंट से, फोकस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा, फोकस पॉइंट पर मिलेगा। तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख देते हैं तो उसका इमेज कहाँ पर मिलता है, फोकस पॉइंट एफ पर मिलता है। और अगर हम लोग इमेज की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर दिखाया गया हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब है बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा है कि उनका कंपैरिजन हम लोग एक पॉइंट से कर सकते हैं या इसी को पॉइंट साइज बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो पॉइंट है फोकस पर, ये एक पॉइंट है, तो यही इसका क्या है, इमेज का साइज है। और अगर हम लोग इसकी नेचर की बात करें तो यहाँ पर जो इमेज मिलता है वो रियल मिलता है और कैसा मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है। तो ये फर्स्ट केस है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए सेकेंड केस की बात कर, अच्छा एक चीज़ और, ये हम लोगों ने देखा है, कौन से केस में देखें हम लोग इसको, कॉन्केव मिरर के केस में अभी देख रहे हैं, है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। चलिए केस 2 की बात करते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से हटाकर कर्वेचर पॉइंट के पास में रख दें, बियॉन्ड का मतलब होता है कर्वेचर पॉइंट के पास में रख दें, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये कर्वेचर पॉइंट है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उसको हटाकर हम लोग कहाँ पर ला लिए हैं, पॉइंट सी के पास ला लिए हैं। तो यहाँ पर ए बी जो देख रहे हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से एक रे जो है पैरेलल इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है कोई भी लाइट को पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं तो हमेशा कहाँ से पास होती है, फोकस से होकर गुजरती है। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे रूल 3। रूल 3 ये बोलता है किसी भी लाइट को अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करवाएं तो वो उसी पाथ में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक, और इमेज का डेफिनेशन होता है कोई भी 2 रेज, एटलीस्ट 2 रेज एक्चुअल में एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है या इंटरेक्ट होते हुए प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो यहीं पर हमको क्या मिल जाएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का हमको इमेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख कर बता सकते हैं कि ए बी का इमेज कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, जो कि ए बी डेस है। ओके, ए बी डेस। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है टेबल में, हम लोग देख सकते हैं। अगर इमेज की पोजीशंस की बात करें तो इमेज का पोजीशंस क्या है, बिटवीन एफ एंड सी। आप लोग देख सकते हैं ये इमेज है ए डेस बी डेस और इसका पोजीशंस क्या है, फोकस पॉइंट और कर्वेचर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट के बीच में है। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है बिटवीन एफ एंड सी। अगर हम लोग साइज ऑफ इमेज की बात करें तो इसका साइज क्या है, डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उस साइज से ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है। तो यहाँ पर ए बी बड़ा दिख रहा है कि ए डेस बी डेस बड़ा दिख रहा है, तो ए बी क्या है, बड़ा दिख रहा है और इमेज क्या दिख रहा है, ए डेस बी डेस छोटा दिख रहा है। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर अगर हम लोग साइज़ की बात करें इमेज का तो क्या होता है, डिमिनिस्ड होता है। और अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पर जो इमेज प्राप्त होता है वो कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड है ये तो आप लोग को साफ दिख रहा है। एरो का जो सिंबल है यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एरो का सिंबल जो है नीचे की तरफ है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये इमेज कैसा है, उल्टा है या फिर क्या है, इन्वर्टेड है। ओके, और ये रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि ये इमेज के जस्ट फ्रंट में हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इमेज क्या है, रियल इमेज है। तो ये हो गया केस 2। केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पॉइंट सी पर रख दें, अर्थात कर्वेचर पॉइंट में ही रख दें, तब हमको इमेज कहाँ पर मिलेगा, इमेज वहीं पर मिलेगा हमको, इमेज पॉइंट सी पर ही मिलेगा। और इमेज की अगर साइज़ की बात करें तो जो साइज इमेज का ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। और इमेज कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। फिर एक बार हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने हमको इमेज प्राप्त होगा, इसलिए क्या होगा, रियल होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी और यहाँ से एक लाइट जो है पैरेलल इंसिडेंट होती है। रूल 1 के अकॉर्डिंग ये फोकस से होकर गुजरेगी रिफ्लेक्शंस के पश्चात। इसी प्रकार एक लाइट को हम लोग सीधा फोकस से इंसिडेंट करवाते हैं। और रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइट फोकस से होकर गुजरती है तो ये रिफ्लेक्शंस के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरती हैं। और ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे को कहाँ पर कट रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ए डेस बी डेस।
हमको इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर इमेज जो देखो, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है ए बी, उतने ही साइज़ का सेम टू सेम हमको क्या मिला है, ए डेस बी डेस मिला है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इमेज, जो कि रियल है और इन्वर्टेड है और सेम साइज़ का है। और इसके पोजीशंस की बात करें तो कर्वेचर पॉइंट के ऊपर ही इसका इमेज बन रहा है। तो ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ केस की बात करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कर्वेचर पॉइंट और फोकस पॉइंट के बीच में रख दें, तब हमको उसका इमेज कहाँ पर मिलेगा, तो उसका इमेज हमको मिलेगा बियॉन्ड सी, मतलब कर्वेचर पॉइंट के पास मिलेगा। और कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। इनलार्ज का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा मिलेगा। और कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा और इन्वर्टेड मिलेगा, मतलब ये उल्टा रहेगा और कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, जो कि कर्वेचर पॉइंट सी और फोकस पॉइंट एफ के बीच में रखा हुआ है। और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शंस के पास जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी, ये हम लोग को पता है रूल 1 के अकॉर्डिंग। और अगर दूसरे लाइट की बात करें तो एक और रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से इंसिडेंट करवाते हैं, रिफ्लेक्शंस के पास जाती है, वहीं से वापस गुजर जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेंगे, तो यहाँ पर हमको एक इमेज मिल जाता है ए डेस बी डेस। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट का साइज कितना छोटा है और इमेज का साइज कितना बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, अगर हम लोग पॉइंट सी और पॉइंट एफ के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज हमको कैसा मिलेगा, इनलार्ज मिलेगा और इन्वर्टेड मिलेगा। और ये भी मिरर के जस्ट सामने है, इसलिए रियल होगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर टेबल में मेंशन किया गया है। इनलार्ज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा और सी के पास मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इसके पास में यहाँ पर हमको इमेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पर रख दें, फोकस पॉइंट के ऊपर रख दें, तब इसका इमेज कहाँ मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट मतलब जिस डिस्टेंस को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते उस डिस्टेंस पर मिलेगा। और ये कैसा रहेगा, हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज का मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें इसके इमेज को तो वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे हैं ए बी, यहाँ से एक लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे तो फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगा रूल 1 के अकॉर्डिंग। और रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कर्वेचर पॉइंट से किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो वापस से रिफ्लेक्ट होकर वो उसी पाथ में वापस आती है। तो ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे को कट नहीं कर रही यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनेगा। और यदि ये ऐसा कंसीडर किया गया है कि ये दोनों रे जो हैं एक दूसरे के पैरेलल यहाँ से ट्रैवल करेंगे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे वहीं पर हमको इमेज प्राप्त होगा। क्योंकि इमेज का डेफिनेशन ही बोलता है एटलीस्ट टू रे एक्चुअली मीट टू ईच अदर और अपीयर टू मीट, ठीक है। या तो मिलते हुए प्रतीत होगी या एक्चुअल में मिलेगी। लेकिन ये घटना जो है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जस्ट सामने की घटना है और इस केस में हमको जो इमेज मिलता है वो रियल इमेज होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इमेज प्राप्त होगा वो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और अगर पोजीशन की बात करें तो ये इनफाइनाइट पर होगा। तो ये केस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल पॉइंट और फोकस के बीच में रख दें, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल पॉइंट और फोकस के बीच में रख दें तब हमको उसका इमेज कहाँ मिलेगा, तो ये इमेज हम लोग को मिलेगा बिहाइंड द मिरर। मतलब मिरर जो है उसका पॉलिश्ड सरफेस वाला पार्ट जो है उधर ही हमको मिलेगा, ठीक है। और इसका साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। इनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, ठीक है। और कैसा मिलेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, ठीक है। तो इस केस को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग ला दिए हैं कहाँ पर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, ये हमारा पोल पॉइंट, और दोनों के बीच में यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं ऑब्जेक्ट को ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रूल 4 के अकॉर्डिंग एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं पोल पॉइंट पर, तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर किसी लाइट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से सीधा इंसिडेंट करवाते हैं मिरर के ऊपर तो उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट है अगर उसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं आगे, और जो पोल पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ आगे बढ़ाएं, तो ये कौन से पॉइंट पर मिलती है, ये ए डेस बी डेस पॉइंट पर मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका इमेज हमको दिखेगा, यहाँ पर इसका इमेज हमको दिखेगा। तो आप लोग देख सकते हैं पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके पीछे हमको इमेज मिल रहा है। और इसका साइज भी देख सकते हैं, ए बी का जो साइज है उससे बड़ा दिख रहा है ए डेस बी डेस का साइज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ये इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर साइज की बात करें तो ये इनलार्ज होगा, और अगर इसका पोजीशन की बात करें तो ये बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कॉन्केव मिरर का
इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये टेबल आप लोग को याद रखना है, और टेबल के साथ साथ ये नीचे जो रे डायग्राम दिया है, ये रे डायग्राम भी आप लोग को याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम से, रे डायग्राम के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। ये ना केवल आपके 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से, कॉन्केव मिरर के केस में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उसका इमेज का पोजीशंस क्या होगा, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो इस टेबल के थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं। और यदि ये रे डायग्राम, और अगर जो हम लोग ऊपर 4 रूल पढ़ेंगे, ये अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तो ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर रूल नहीं समझ में आया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से रे को इंसिडेंट करवाएं। अगर इंसिडेंट करवा दिए तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात वो कहाँ से पास होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो रूल्स को पहले समझ लो, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखे थे कॉन्केव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जो चीज़ हम लोग कॉन्केव मिरर के लिए देखें उसी प्रकार हम लोग सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में ज़्यादा केस नहीं है, इसमें केवल 2 ही केस मिलते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये केवल वर्चुअल इमेज बनाती है, रियल इमेज नहीं बनाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे। उसके बाद देखेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज, तो हमको इमेज कहाँ पर प्राप्त होगा, उसका साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, एट इनफाइनाइटी। यहाँ पर पैरेलल लाइट इंसिडेंट हो रही है, और रूल 1 के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम लोग पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो वो उसका इमेज जो हमको कहाँ पर मिलता है, फोकस पॉइंट पर मिलता है। ठीक है, तो इमेज का पोजीशंस क्या होगा, एट फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर होगा। और अगर हम लोग साइज़ की बात करें तो हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज। और यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमको कहाँ पर मिलेगा, फोकस पॉइंट पर मिलेगा। और इसका साइज़ की अगर बात करें तो ये बहुत छोटा होगा, इसका कंपैरिजन हम लोग एक पॉइंट से कर सकते हैं, एक बिंदु से कर सकते हैं, इतना छोटा होगा। और अगर इसके नेचर की बात करें तो ये मिरर के पीछे है, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनता है उसको हम लोग वर्चुअल कंसिडर करते हैं, या वर्चुअल इमेज ही होता है। और अगर हम लोग इसके नेचर की बात करें तो यहाँ पर ये इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज याद रखना, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर हमको कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। सेकंड केस की बात करते हैं। यदि हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ पर रख दें, इनफाइनाइट एंड द पोल ऑफ द मिरर, बिटवीन द इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ द मिरर। अगर इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर हम लोग मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास ले जाते हैं, इनफाइनाइट और पोल के बीच में ला लेते हैं, तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट होगा। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग वापस पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट हमको कहाँ पर मिलता है, प्रिंसिपल फोकस पर मिलता है। और रूल थर्ड के अकॉर्डिंग अगर किसी लाइट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो उसी पाथ से वापस लौट जाती है। और अगर हम लोग पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं, ए डेस बी डेस प्रिंसिपल फोकस के जस्ट पीछे, जस्ट पहले ये एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहीं पर इसका इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका नेचर, इसका पोजीशंस की बात करें तो P और F के बीच में मिरर के पीछे हमको इसका इमेज प्राप्त होता है। ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, और ये इमेज है जो कि मिरर के पीछे है। और इसकी साइज़ की बात करें तो डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उससे छोटा होगा, ठीक है। और अगर नेचर की बात करें तो यहाँ पर इसका नेचर क्या है, वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि ये मिरर के पीछे मिल रहा है। और अगर यदि इसका नेचर वर्चुअल है तो ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमको केवल ये 2 केस ही मिलता है, ठीक है। जबकि हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर में कितना केस मिला था, टोटल 6 केस मिला था, ठीक है। इसीलिए कॉन्केव मिरर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये रहा स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशंस दोनों के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ना केवल कंपटीशन एग्जाम में बल्कि आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। ये आपका फार्मूला है, यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये आपका मिरर फार्मूला कहा जाता है इसी को।
जो कि है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर ये जो u है इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ पर जो v लिखा है इसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पर जो f है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और ये r यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग मेंशन कर दिए हैं कि r जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो ये फार्मूला को याद रखिएगा। आगे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करेंगे, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। ये 12th क्लास के फिजिक्स में के सिलेबस में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आप लोग 12th क्लास में जब जाएंगे तब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। अभी आप लोग को केवल फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ है, आर और एफ के बीच का रिलेशन हम लोग देख चुके हैं ऊपर, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज़ होता है। तो ये रहा मिरर फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं मिरर के अंदर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसी को हिंदी में बोला जाता है रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसके अंदर में जो टॉपिक दिया उसको कवर कर लेते हैं। अगर इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करें, द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को ऊपर में वर्ड में। m का मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, h डैश का मतलब होता है इमेज की हाइट, और h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी, ये एच डेस अपॉन एच है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी अपॉन यू। तो एम यहाँ पर क्या है, मैग्निफिकेशन है, एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच डेस क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और यहाँ पर वी क्या चीज़ है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। चलो लिख ही देता हूँ, यहाँ पर ये मिसिंग है, इमेज डिस्टेंस है, वैसे ऊपर मेंशन कर चुका हूँ इसको मैं, और यू क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी फॉर दैट। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो है इसका वैल्यू कब क्या होता है, अगर 1 से छोटा हुआ तब क्या होगा, और यदि 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और यदि 1 के इक्वल होगा तब क्या होगा। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि मैग्निफिकेशंस का वैल्यू जो है एम 1 से बड़ा होता है तब हमको जो इमेज मिलेगा वो कैसा होगा, इनलार्ज होगा। इनलार्ज का मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे बड़ा होगा। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और ये केस हमको कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो किसके इक्वल हो, इमेज के हाइट के इक्वल हो। सेकेंड पॉइंट है, अगर एम का वैल्यू जो है, मैग्निफिकेशंस का वैल्यू जो है 1 के इक्वल हो जाए, तब यहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। और ये केस हमको कब देखने को मिलता है, जब इमेज की हाइट क्या हो, ज़्यादा हो ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में। और अगर एम का वैल्यू 1 से छोटा आता है तो इसका मतलब ये है कि इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का है उस साइज से छोटा रहेगा कौन, इमेज। ठीक है, और ये केस हमको कब देखने को मिलता है, जब ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से ज़्यादा हो। एम का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो इमेज रहेगा वो रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। यदि एम का वैल्यू, मैग्निफिकेशंस का वैल्यू अगर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये दोनों केस जो है हमको किस में देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है कॉनकेव मिरर में। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, मैग्निफिकेशंस का वैल्यू अगर केवल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये केवल हमको किस में मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिलता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लाइट से रिलेटेड एक और फिनोमेनन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।